इस वक्त रागिनी के सामने 3 लड़कियां खड़ी थी। एक तो सौम्या, दूसरी उसकी जोड़वा बहन राम्या और एक और लड़की थी जिसकी कद आधी लगभग रागिनी के जैसी थी। राम्या रागिनी को देखकर एक्साइटमेंट होते हुए बोली, दीदी आप कितनी सुंदर हैं। राम्या बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी। सौम्या उसे तुरंत पीछे खींचते हुए रागिनी से बोली, दीदी मैंने आपके लिए लगभग एक ही कटकाठी की लड़की ढूंढ ली है। ये कहते हुए उसने उस लड़की को आगे जाने का इशारा किया जिसको वो अपने साथ लेकर आई थी। उस लड़की का नाम नीलिमा था और यह एक अनाथ थी। रागिनी सौम्या की तारीफ करते हुए बोली, बहुत ही अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इसके बाद रागिनी उस लड़की नीलिमा को अपने साथ ले गई और फिर उसे समझाने लगी कि उसे क्या करना। उसे बिल्कुल अपनी तरह चलना, बोलना और नाटक करना सिखाया। उसे बस बिन्नी से खाना लेना और बाकी दिन भर कमरे में बंद रहना। रागिनी ने उसे अपने कपड़े पहनाए, फिर उसके ऊपर काला रंग लगाकर बदसूरत बना दिया। काला रंग लग जाने के बाद उसे पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। रागिनी एक पत्थर उसे देते हुए बोले, अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ या फिर तुम उस चीज़ को संभाल न सको तो इस पत्थर को तोड़ देना। उसके साथ ही तुम अपना संदेश भी हम तक पहुंचा सकोगी। तो मैं यही तुम्हारे आसपास रहेगी, वो तुम्हारी मदद के लिए आ जाएगी। नीलम बहुत ही आज्ञाकारी थी, उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। सौम्या और राम्या उसे बहुत ही समझा और रागिनी की खूब तारीफ करके यहाँ लाई थी। नीलिमा उनके गिरोह में काफ़ी नहीं थी, फिर भी उसे अपने लीडर से मिलने तक के बात करने का मौका मिला। अगर ये बात बाकी पुराने मेंबर्स को पता लग जाए तो वे जलन के मारे मर ही जाएंगे। नीलिमा बहुत जल्दी रागिनी को नकल करने में माहिर होगी। उसे पूरी तरह समझने के बाद रागिनी ने उसी रात महल को छोड़ दिया। रागिनी ने बहुत ही आकर्षक लड़के का वेश धारण किया, ऊपर से काले कपड़ों को पहन लिया और अपना आधा चेहरा ढक लिया जिससे वो थोड़ी रहस्यमयी लग रही थी। उसने खुद को लड़के के भेष में इसलिए धारण किया था, उसका मानना था कि खूबसूरत लड़कियां कहीं भी चली जाए ये मर जात उन पर नजर ही गड़ाकर उनके लिए मुसीबत ही खड़ी करते थे। खैर फिलहाल वो इतनी भी शक्तिशाली नहीं थी कि किसी से पंगे ले ले, इसलिए उसने खुद को छिपाने का फैसला किया। वो अपनी शक्तियों से नहीं बल्कि आम आदमियों की तरह कुछ पैसे देकर घोड़ा गाड़ी में सफर कर रही थी। उसे कोई जल्दी नहीं थी। रास्ते में कई लोगों ने उसके पैसे चुराने की कोशिश की लेकिन वे हर पल के लिए असफल है। रागिनी ने एक पल के लिए भी सतर्कता नहीं छोड़ी थी। ऐसे ही सफर में 5 दिन बीत गए। छठे दिन जाके वो सोमान शहर पहुंची। वो जब शहर में चल रही थी तब उसने देखा वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे। पूरे साम्राज्य में कई जाने माने लोग यहाँ नीलामी के लिए आए थे जो कि 3 दिन बाद ही होने वाले थे। रागिनी वो एक होटल में बैठ गई जहाँ खाना खिलाया जा रहा था। उसके कुछ पैसे दिए और अपने लिए भोजन ऑर्डर कर दिया। वो लोगों की बातें सुनने लगी। वो चाहती तो शांति से खाने के अलावा अलग कमरा भी ले सकती थी, मगर ऐसा उसने कुछ नहीं किया। वही उसके टेबल के पीछे कुछ लोग बात कर रहे थे, अपने बीवी बच्चों को बचा के रखना भाई, मैंने सुना कि यहाँ से लड़कियाँ गायब हो रही हैं। तभी एक दूसरा लड़का बोला, हाँ खास करके छोटियाँ बच्चियाँ और कुंवारी लड़कियाँ उनका अपहरण करके दूसरी जगह पर बेच देते हैं। बड़े ही रहस्यमयी लोग हैं वे। अरे मैंने सुना उनमें से कुछ बाद से में मिले हैं लेकिन उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। एक तीसरा आदमी बोला, अरे कोई रहस्यमयी आदमी होंगे जो सोमान दल के मुखिया का हाथ है इसमें जरूरी। ये लोग कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, शायद ये लोग सम्राट के विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं। आखिरकार सोमान दल सबसे शक्तिशाली शहर है। इस शहर के बिना उसकी मर्जी के एक पत्ता भी कैसे हिल सकता है। या रागिनी ऐसी बातें बड़े गौर से सुन रही थी। तब उसे याद आया कि सोमान दल सोमान शहर का सबसे शक्तिशाली दल है और राजकुमार अंगारा जिसे उसने पिछली बार शराब खाने में जहर दिया था वो इसी दल का राजकुमार था। इसका मतलब कि वो खुद शेर की मांद में घुस गई थी। रागिनी खुद को समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं रागिनी, किसी को तेरे इस राज का पता नहीं चलने वाला। तब तक के लिए खाना आ गया। वो अपने खाने को धीरे धीरे खाने लगी और अब आसपास की बातें सुन रही थी। तभी एक और बात ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। मैंने सुना यहाँ लड़कियों के गायब होने के मामले को सुलझाने के लिए सम्राट ने दूसरे महामहिम शौर्य को भेजा, मगर अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे और भी ढेर सारी बातें धीरे धीरे आपस में कर रहे थे। खाना खाने के बाद रागिनी ने एक कमरा किराए पर लिया जहाँ पर वो रात गुजार सकें। यहाँ लड़कियों का अपहरण हो रहा था, इसलिए उसने तय किया कि वो गलती से भी लड़की का वेश धारण नहीं करने वाली थी। उसने कमरे को किराए पर लेने के लिए अपना नाम मैंक बताया था। वो आवाज़ बदल कर बात कर रही थी, इसलिए उसे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। उसने जहाँ कमरा लिया था वो न ज़्यादा रिहायशी था इलाका था, न ही ज़्यादा गरीब। उसने एक नॉर्मल होटल चुना था जहाँ खास लोगों को ज़्यादा ध्यान ना रखा जाए। वो अपने किराए वाले कमरे में गई। वो काफ़ी अच्छा था। सबसे पहले उसने स्नान किया और वापस एक जोड़ी लड़कों के कपड़े पहनकर मयंक का वेश धारण कर लिया और बाहर निकल गई। उसे काफ़ी दिन हो गए थे जब वो बाहर आई थी। रात का वक्त था, फिर भी चहल पहल में कोई कमी नहीं थी। जगह जगह पर ढेर सारी मिठाइयाँ तो अलग अलग पकवान बिक रहे थे। यहाँ के माहौल देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये अपहरण जैसी जगह हो सकती है। लेकिन उसने एक चीज़ पर ध्यान दी कि बाजार में लगभग सब लड़के ही मौजूद थे। यहाँ पर लड़कियाँ बस न के ही बराबर थी। चलते चलते वो नीलामी घर के पास भी आ गई तो एक बहुत ही विशाल और भव्य महल था। उसके बाहर कुछ सैनिक खड़े थे। रात हो चुकी थी इसलिए नीलामी घर बंद हो चुका था।
रागिनी भी चलते चलते थोड़ी और आ गई। तभी वहाँ एक फल की दुकान के पास एक आदमी ने काफ़ी छोटी बच्ची का हाथ पकड़ रखा था और गुस्से से बोल रहा था, ए लड़की, तूने मेरी दुकान के फल खाए हैं, चल अब इसके पैसे निकाल। वो लड़की अपनी तोतली आवाज़ में बोली, मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ी देर रुको, मेरे चाचू आ जाएंगे, वो तुम्हें पैसे दे देंगे। वो आदमी गुस्से से उसका हाथ दबाते हुए बोला, अगर पैसे नहीं है तो फल क्यों खाए? क्या तुझे इतना भी नहीं पता कि पैसे नहीं हो तो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए? वो बच्ची उसे अपने नन्हे नन्हे हाथों से मारते हुए बोली, छोड़ो बुरे आदमी, तुम बहुत ही बुरे हो, मुझे तो बहुत बस भूख लगी थी इसलिए खा लिया। मैंने कहा ना, मेरे चाचू तुम्हें पैसे दे देंगे, वो बहुत ही अमीर और शक्तिशाली, अगर तुमने मुझे कुछ किया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो आदमी हंसते हुए बोला, अच्छा अगर वो इतना ही अमीर है तो क्या तूने इतने मामूली कपड़े पहन क्यों रखे हैं? ये सुनते ही उस बच्चे ने जोर से उसका हाथ काट लिया। उस बच्चे की उम्र लगभग 7 से 8 साल होगी। वो बहुत ही मासूम दिख रही थी। गुस्से में उस फल बेचने वाले आदमी ने उस बच्ची की तरफ एक आंतरिक शक्ति का दबाव छोड़ दिया। वो फल बेचने वाला आदमी तीसरे स्तर का आंतरिक योद्धा होगा। और कहाँ, वह छोटी सी बच्ची गुस्से में आते ही उसने अपनी आंतरिक शक्ति का दबाव उस बच्ची पर डाल दिया। वो छोटी सी बच्ची किसी भी हालत में इस दबाव को सह नहीं पाती, मगर इससे पहले कि वह दबाव उस बच्ची तक पहुंच पाता, उसकी शक्तियों के एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया। उस फल वाले को उस बच्ची से दूर फेंक दिया। रागिनी काफी देर से उसे देख रही थी। वैसे तो उसे किसी फंडे से फर्क नहीं पड़ता था, मगर वो अपने सामने छोटी सी बच्ची को मरते हुए नहीं दे सकती थी। ऊपर से वो बच्ची दिखने में भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। फल वाला गुस्से में हमले की दिशा में देखा तो उसे एक जवान नजर आया जिसका आधा चेहरा ढका हुआ था। रागिनी एक पैसे से भरी पोटली फेंकते हुए बोली, ये लो अपने पैसे, इतने पैसे काफ़ी होंगे इस बच्ची ने तुम्हारे फल चुराने के लिए। वो आदमी रागिनी के इस एटीट्यूड के सामने कुछ नहीं बोल पाया। उसका अंदाजा बहुत ही दबंग लग रहा था। ये कहकर रागिनी बिना उस तरफ देखे हुए आगे बढ़ने लगी तो वो बच्ची भी उसके पास आते हुए बोली, मदद के लिए आपका बहुत ही बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे चाचू आपके पैसे लौटा देंगे। पैसे लौटाने मुझे कहाँ आना होगा? आपका नाम क्या? रागिनी उस बच्ची की नोट ऑफ बात सुनकर रुक गई। फिर अपने घुटने के बल बच्ची के पास बैठते हुए बोली, तुम्हें पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। इतनी रात को तुम्हें अकेले नहीं घूमना चाहिए, तुम्हें बड़ों के साथ घूमना चाहिए। ये तुम्हारे लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है और अगली बार से पैसे न हो तो किसी की चोरी मत करना। अब तुम अपने घर जाओ। ये कहकर रागिनी खड़ी होकर वहां से जाने लगी। तभी उस बच्ची ने अपने नन्हे हाथों से उसके पैर पकड़ लिया। रागिनी बड़बड़ाते हुए बोली, अरे ये बच्ची क्या कर रही है? वो बच्ची प्यारी सी आवाज़ बनाते हुए बोली, भैया मुझे अपने साथ ले चलो, मैं अपने घर से भागकर आई और मेरे पास कोई पैसे नहीं है, प्लीज़ भैया। रागिनी उसकी जिद को देखकर हड़बड़ाते हुए बोली, अरे मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, मेरा मतलब है नहीं ले जा सकती। लेकिन वो बच्ची उसका पैर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो अंतिम में रागिनी से गोद में उठाते हुए बोली, अच्छा बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें वहीं पर छोड़ दूंगी। तो वो बच्ची कुछ सोचते हुए बोली, मुझे नहीं पता, मुझे घर का रास्ता याद नहीं। रागिनी अपना माथा पीट लेती है। उसने फिर से खुद से ही एक मुसीबत मोल ले ली थी। अब वो इस बच्ची को अपने साथ कैसे ले जा सकती थी? रागिनी अजीब एक्सप्रेशन के साथ उसे देखते हुए बोली, अच्छा बेटा तुम्हारा नाम क्या? तो बच्ची अपनी प्यारी सी मासूम आवाज़ में बोली, मेरा नाम ईरा है, आप मुझे प्यार से ईर कह सकते हैं। अच्छा तो इस ईर तुम कहाँ रहती हो ये बताओ, या फिर तुम अपने मम्मी पापा या फिर अपने चाचा का नाम बताओ। ईर बड़ी ही मासूमियत के साथ बोली, वो तो मैं भूल गई। फिर वो हंसते हुए रागिनी के गाल खींचकर बोली, भैया आपका नाम क्या है? वैसे आप बहुत ही खूबसूरत हैं। रागिनी उसका हाथ अपने गाल से हटाते हुए बोली, मेरा नाम मैंक है। तो ईर उससे चिपकते हुए बोली, तो मैंक भैया मुझे अपने साथ ले चलो, ईर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। रागिनी से अपनी भारी आवाज़ में समझाते हुए बोली, देखो ईर बेटा, तुम्हें ऐसे किसी अनजान के साथ नहीं जा सकती, क्या पता मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूँ। तो ईर हंसते हुए उसके चेहरे को देखकर बोली, ईर बहुत ही समझदार, अभी आपने ईर की जान बताई तो आपके मन में मेरे खिलाफ कोई भावना कैसे हो सकती है भैया? लेकिन अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो जरूर इस छोटी सी बच्ची के साथ इतने बड़े शहर में कोई ना कोई फ़ायदा उठा ही ले जाएगा। रागिनी को उसकी बात सही लगी, मगर तभी वो उसे तेज निगाहों से देखते हुए बोले, तुम शैतान बच्ची, मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हो। ईर एक खिसियानी हंसी हंसते हुए बोली, जिसे देखकर रागिनी उसके सर पर हल्के से मारते हुए बोली, तुम बहुत ही तेज हो। अच्छा चलो मेरे साथ, लेकिन कोई शैतानी करना नहीं, ठीक है? रागिनी अंत में थक हार कर ईर को अपने साथ ले गई। उसे एक जगह पर बैठा दिया और खुद साधना करने लगी। उससे पहले ईर को कुछ कह दिया था कि वह उसे बीच में डिस्टर्ब न करे।